नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हमारे पास एक फाइल हाथ लगी है और उस फाइल को अब आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं। आज तक के भारत के न्यायिक इतिहास में इससे बीभत्स कोई घटना नहीं घट सकती और इसका संज्ञान हमें जो जानकारी मिल रही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत ले रहे हैं। कई मौकों पर हालांकि थोड़ा सा पर्दे में रहकर उन्होंने जिक्र तो किया है। अभी तक लगातार वो अमीर लोगों पर लगातार वो अंकुश बना रहे हैं, उनके द्वारा जो कब्जा किया हुआ है अदालत को उसके ऊपर, और ये जो सेटिंग गेटिंग करने वाले वकील थे उनके ऊपर। लेकिन अब मैं आपके सामने, उसमें ना सेटिंग हुई ना गेटिंग हुई, लेकिन पूरी व्यवस्था कैसे अदालत को गुमराह किया और कैसे अदालत गुमराह हो गई, और इतनी बड़ी घटना जो अब तक आपके संज्ञान में नहीं आई, या अगर आई तो बस आपको क्या था, एक कानूनी कार्रवाई थी, कोई हार गया कोई जीत गया, आप इस रूप में समझ गए, या उसको मीडिया में प्रचारित प्रसारित नहीं होने दिया गया। आप और हम इस बात से अनभिज्ञ रहे। 2003 की घटना है, मतलब 23 साल पुरानी ये घटना है। उसका फाइनल निर्णय आज से 7 साल पहले आ गया, 6 साल पहले आ गया। लेकिन उस फाइनल निर्णय के पहले एक फाइनल निर्णय आया, और वो भी सर्वोच्च अदालत से आया। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंचा था, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला दे दिया। फैसले के बाद 10 साल तक कल्पना कीजिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तामील हो गई होती तो कितना बड़ा अनर्थ होता। आज उसी अनर्थ, जिसे आज ब्लंडर कहेंगे आप, उसी ब्लंडर, उसी अनर्थ को मैं अनर्थ करने के लिए आया हूं, आपके सामने लाया हूं। और अगर आप उसे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि भारत की पुलिस विभिन्न राज्यों में किस तरह का गुल खिला रही है, कितना कुकर्म कर रही है, किस स्तर तक गिर सकती है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मामला है 2003 का। महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में डकैती होती है, वहां बलात्कार भी होता है। उसके बाद इसकी, जाहिर है डकैती हुई, बलात्कार जैसे संगीन अपराध किए गए, मामला चला, पुलिस में बात आई, गांव वालों का दबाव पड़ा, पॉलिटिकल दबाव पड़ा, और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घुमंतू प्रजाति के ये 6 लोग थे, जिसका कोई अपना घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन घुमंतू प्रजाति के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये मुकदमा इतना मशहूर है जिसकी नजीर मैं समझता हूं कि भारत की हर अदालतों के सामने रखी जानी चाहिए, और भारत के सभी लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज के सामने रखी जानी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? सत्र न्यायालय ने एक फैसला दिया, उच्च न्यायालय ने उसी फैसले को कंटिन्यू किया, और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी फैसले को कंटिन्यू किया, और फिर उस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय की लार्जर बेंच बैठती है 3 सदस्यों की। 2 सदस्यों की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को कंटिन्यू किया, और फिर जब लार्जर बेंच बैठती है 3 सदस्यों की,
तो वो फैसला इन तीनों के विपरीत देती है। और फैसला कैसा था? फैसला था फांसी की सजा का, आजीवन कारावास का। और फांसी की सजा सिर्फ सत्र न्यायालय ने नहीं दी थी, उच्च न्यायालय ने नहीं दी थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। आजीवन कारावास की सजा भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और उसी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सभी सजा को सस्पेंड कर दिया, सभी मौत की सजा को सस्पेंड किया, आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड किया। फर्ज कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील हो जाती तो 3 लोगों को जिनको फांसी की सजा मिली थी वो इस दुनिया में नहीं होते, और 3 लोग जिनको की आजीवन कारावास की सजा मिली थी वो 10 साल सजा काट चुके हैं। न्याय का इतना बड़ा मखौल, और सो कॉल्ड ल्यूमिनरी जस्टिस अरिजीत पसायत, जस्टिस मुकुंदम शर्मा, इसकी खंडपीठ ने पारित किया था। आज जस्टिस अरिजीत पसायत किधर हैं? जस्टिस मुकुंदम शर्मा किधर हैं? और वो मुंबई हाईकोर्ट के भ्रष्ट जज किधर हैं, जिन्होंने सत्र न्यायालय के आदेश की कोई अवलोकन नहीं किया, कोई जांच पड़ताल नहीं की, और उसको फिर उसी तरीके से कंटिन्यू कर दिया। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा ही कहीं फर्क है। ये मुंबई हाईकोर्ट को देखना चाहिए था। उसी मुंबई हाईकोर्ट में दिशा का केस चल रहा है, और दिशा के केस के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। उसी मुंबई हाईकोर्ट ने सजाए मौत दी थी, आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। और वो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इतने संगीन सजा को, इतने गंभीर आरोप में होने वाली सजा को सेट असाइड किया, खारिज कर दिया। और खारिज ही नहीं किया, कहा 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, और असली हत्यारा, असली बलात्कारी कौन है, ये स्टेट पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन यह तय हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि जिसको सजाए मौत दी गई है वो सजाए मौत का हकदार नहीं है, और जिसको आजीवन कारावास की सजा दी गई है वो भी आजीवन कारावास के हकदार नहीं है। 6 लोगों को दोष मुक्त किया गया। 3 जजों की पीठ थी लार्जर बेंच की। 2 जजों की बेंच ने कहा कि इनको मौत की सजा, आजीवन कारावास, और 3 जजों की लार्जर बेंच ने कहा कि ये निर्दोष हैं, इन्हें दोष मुक्त किया जाता है। और 30-30 लाख रुपए का जुर्माना हर व्यक्ति के लिए लगाया गया। स्टेट पर, सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर कहा गया महाराष्ट्र की पुलिस को कि पैसा जमा करवाओ। 10 साल सजा काट लिया। 10 साल कहां साहब, 2003 से चला, आजीवन कारावास एक प्रकार से कट गई 6 के 6 की। अब पूरा मामला क्या है, मैं आपको पूरा मामला उसी फाइल की जानिब से सुना रहा हूं। यह है मारुति शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फाइलिंग है 470 उसके ऊपर है। इस तरह की ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी का उदाहरण भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत कम देखने को मिलेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी है कि जब कोई साजिश करता है किसी को फंसाने की, और फंसाने की साजिश उसकी कामयाब हो जाती है, देन दैट बिकम्स डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हो गया।
आपने कंस्पायर किया, आपने षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र जिस लिए षड्यंत्र रचा था उसमें कामयाबी मिल गई। तो लीगल टर्म में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी का इससे बड़ा नमूना भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। क्या थी घटना? 5 जून 2003 नासिक जिले के सटोटे परिवार के घर में कथित रूप से अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया, लूट और सामूहिक बलात्कार हुआ। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई और पुलिस ने तफ्तीश करके 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जो तीनों निर्णय दिए हैं, अब उसकी कहानी सुनिए साहब। सत्र न्यायालय ने संदिग्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायमूर्ति बी एच मल्लापल्ले और न्यायमूर्ति आर एस मोहिते की खंडपीठ ने 22 मार्च 2007 को सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। 3 आरोपियों अंकुश मारुति शिंदे, राज्या शिंदे और राजू मुहुशु शिंदे को फांसी की सजा दी गई और बाकी 3 को आजीवन कारावास। इस तीनों का नाम मैंने बता दिया आपको। पूरा मामला लगभग पूरी तरह संदिग्ध पहचान परेड पर आधारित था और फॉरेंसिक साक्ष्य आरोपियों को अपराध से जोड़ने में विफल रहे, फिर भी कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लिया गया। फिर भी उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के मामलों को अनिवार्य संदेह का लाभ देने से इनकार कर दिया। जनरली जब मृत्युदंड का जो फैसला होता है वो बहुत गंभीर फैसला है और उसमें देखा जाता है कि कोई संदेह हो रहा है क्या, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको आप कहते हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देते हुए आप मृत्युदंड से बचा ले जाते हैं और उसको आजीवन कारावास में तब्दील किया जाता है जनरली। यहां बेनिफिट ऑफ डाउट का जो भी प्रकरण आ सकता था उसकी अवहेलना हुई। 10 वर्ष बाद, अब इसके बाद 2009 में इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 2009 में अंकुश मारुति शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 के तहत न्यायमूर्ति डॉक्टर अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति डॉक्टर मुकुंदम शर्मा की 2 सदस्यीय पीठ ने राज्य की अपील स्वीकार करते हुए मृत्यु दंड की पुष्टि की। कब हो गया? 2009 में। 2003 की घटना थी, 2007 में सत्र न्यायालय ने दिया, हाईकोर्ट ने दिया और 2009 में 2 साल के बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया और मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। 10 वर्ष के बाद अब देख लीजिए, 2009 से 2019 ये ब्लंडर है। ये ब्लंडर के भी आगे की कहानी है साहब, ब्लंडर के भी आगे। ब्लंडर शब्द बहुत ही कम है और पर्याप्त है इस प्रकरण में। 10 वर्ष के बाद 2019 में जब यह मामला दोबारा उजागर हुआ तो फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ अदालत में कि मिलॉर्ड हम निर्दोष हैं, हमारी जांच की जाए एक बार फिर से। और रिव्यू पिटीशन की जब सुनवाई शुरू हुई, और ये तीनों, ये 6 के 6 लोग कोई अंबानी के बेटे नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटिव नहीं थे, ये 6 के 6 घुमंतू लोग हैं। उन्होंने किसी तरीके से रिट पिटीशन का इंतजाम किया तो रिट पिटीशन लगा। अब जब रिट पिटीशन दायर हुआ 2019 में, तब जाकर के इन्होंने अदालत का फैसला आया कि ये जो अभियोजन पक्ष का जो मामला है वो पूरी तरह से झूठ है, विरोधाभासों से भरा है। पहचान परेड अविश्वसनीय और विलंबित थी।
निर्दोषता दर्शाने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य दबाए गए थे, मतलब जिससे कि जो आरोपी है वो निर्दोष साबित हो सके, उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को दबा दिया। तो किसने दबाया? जांच एजेंसी ने। जांच एजेंसी कौन थी? पुलिस थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पुलिस ने सारे फैक्ट्स को दबा दिया। डीएनए और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य आरोपियों को अपराध से जोड़ने में पूरी तरह विफल रहे थे। जो डीएनए टेस्ट वगैरह सब हुआ होगा, जो अ, बलात्कार की जो पुष्टि ये लोग करवा रहे थे, उस मामले में जो टेस्ट वगैरह हुआ वो सब विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत किया था। लेकिन पुलिस ने कट्टा लगा करके, डरा करके, धमका करके सभी गवाहों को, सभी आरोपी को कहा कि स्वीकार करो अपराध, और उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के सामने तो कर लिया, और उसी स्टैंड पे कि चूंकि पुलिस के सामने उसने अपराध कबूल कर लिया है, उसी स्टैंड पर यह मामला आगे बढ़ता रहा। अब जब लार्जर बेंच ने देखा कि इसमें तो ग्रॉस इनजस्टिस है, तो 6 के 6 आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया और अपराध मुक्त किया, और कहा 30-30 लाख रुपए तो पहले इसका कंपनसेशन दो। अब 2003 की घटना है, तो जाहिर है 2000 जून में घटना घटी है, तो 2003 में ही इसकी गिरफ्तारी हो गई। तब से ये लगातार ये 6 के 6 जेल में है 2019 तक। अब 3 से लेकर के 2019 तक, इसका मतलब है कि वो 16 साल तो ऑलरेडी जेल में रह चुका है। जनरली जो आजीवन कारावास की सजा होती है, जिसमें एक तो होता है कि मृत्यु पर्यंत सजा होती है, और दूसरा होता है आजीवन कारावास का माना जाता है 20 साल के आसपास, जिसमें से कि विभिन्न छुट्टियां मिलती हैं उनको, उसको अगर डिडक्ट करें तो वो 14-15 साल के आसपास की सजा होती है। तो 15-16 साल की सजा तो वो ऑलरेडी 6 के 6 काट चुके हैं। आजीवन कारावास की सजा वो काट चुका है। लेकिन फर्ज कीजिए कि 2009 में जिन 3 लोगों को मृत्यु दंड मिला था और इसकी तामील हो जाती, तो वो तीनों के 3 को आज इस दुनिया में नहीं होते। वो तीनों के 3 फांसी पर झूल गए होते या झुला दिया गया होता। तो विलंब हुआ। चलिए, अब ये 6 की जो फॉर्चून है, आप कह सकते हैं कि भाग्य था कि उनको बचना था, तो बच गए। रिव्यू पिटीशन भी आया। रिव्यू पिटीशन आने के बाद अब 2019 में इस तरह का फैसला लार्जर बेंच ने दिया। अब कानूनी उत्तरदायित्व का सिद्धांत अलग अलग इसमें क्या कहता है, उसमें बहुत सारे केस लॉ हैं, 5-6 केस लॉ जिसका हम कई बार जिक्र कर भी चुके हैं, आज मैं फिर कर रहा हूं। महमूद नायर आजम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, दूसरा है नंबी नारायण वर्सेस सीबी मैथ्यूज 2018, ये केस है। तीसरा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पृथ्वी सिंह। चौथा है वाल्मीकि बोबड़े स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और छठा है रमेश लॉरेंस महाराज वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ त्रिनिडाद टोबैको। अब ये सब क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये सभी निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आपने किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है, तो आपको कोई संरक्षण, कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता है। आपने उनसे जीने का अधिकार छीन लिया, जबरदस्ती दोषी साबित करवाया, उनको फांसी के तख्ते पर ले जाने का इंतजाम किया, आजीवन कारावास की सजा भुगतवाया। ये उनके फंडामेंटल राइट का कंप्लीट वायलेशन है, और ये पूरे षड्यंत्र के साथ स्टेट पुलिस करती रही, दबाव में आकर के किसी को चढ़ा दिया। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो 2 बेंच की जो डिसीजन था, उसने कोई गलती नहीं की और ठीक-ठीक निर्णय दिया, या लार्जर बेंच ने जो रिव्यू पिटीशन को देखा, उसने कोई गलती नहीं की और ठीक डिसीजन किया। इन दोनों में से कोई ना कोई तो गलत है।
या तो 3 सदस्यीय खंडपीठ गलत है या 2 सदस्यीय खंडपीठ गलत है। और इसके पहले हाई कोर्ट गलत है, फिर लोअर कोर्ट गलत है। अब अगर तीनों के तारतम्य को आप देखेंगे, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तीनों एक फैसला दे रही है प्राथमिक प्रथम दृष्टिया या प्राथमिक जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से। लेकिन जब रिट पिटीशन फाइल होता है, रिव्यू पिटीशन फाइल होता है कि सजा का रिव्यू किया जाए, एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाए, तो पुनर्मूल्यांकन में लार्जर बेंच बैठती है और लार्जर बेंच फिर सभी साक्ष्यों को ठीक से इवैल्यूएट करती है और पाती है कि ये सजा तो पूरी तरह से गलत तरीके से दी गई है। अब आप कल्पना कीजिए, ये कोई हवा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसी देश के उच्च न्यायालय की, इसी देश के सत्र न्यायालय की, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। बड़े माने माने जज ने इतनी बड़ी गलती की है, इतना बड़ा ब्लंडर की है। और ये वही अरिजीत पसायत हैं जो जाहिरा शेख को कंटेम्प्ट नोटिस के तहत 1 साल की सजा सुनाए थे, जबकि कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उसकी अधिकतम सजा सिर्फ 6 महीने है। 1 साल की सजा आप दे ही नहीं सकते। तो जाहिरा शेख के ऊपर, चूंकि जाहिरा शेख ने, आपको मालूम होगा, ये जो इनकाउंटर वाला मामला था, जाहिरा शेख तीसरा तलवार वाला केस था, जिसमें जाहिरा शेख ने कहा कि इन लोगों ने हमको सिखा उखा करके, बहला फुसला करके हमसे गलत स्टेटमेंट ले लिया। इस पर वो जस्टिस नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उनको कहा कि ऐसा ही मामला था कि वो कंटेम्प्ट है और कंटेम्प्ट की वजह से आपको हम 1 साल के लिए जेल भेजते हैं। यही अरिजीत पसायत थे। तो हमारे देश में कानून पता नहीं किन के लिए बना है, किन के इशारे पर काम करता है, किन के इशारे पर काम करता है, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब सीजेआई सूर्यकांत मौजूद हैं, तो सीजेआई सूर्यकांत के पास ये सारे मामले अब जा रहे हैं। वो आकलन कर रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा ब्लेंडर हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। इसीलिए वो चेक एंड बैलेंसेस पर बहुत नजर दे रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सीजेआई लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए और दोषी मुक्त ना हो जाए। इस दिशा में बड़ी तेजी से गंभीर वो स्टेप्स लेना शुरू कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस अरिजीत पसायत के खिलाफ और जस्टिस मुकुंदम शर्मा के खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इतनी बड़ी आपने गलती की, एक प्रकार से 3 नॉट चला दिया। ये और बात है कि जिसके ऊपर गोली चली वो बच गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो आपके ऊपर भी चलना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर तो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी चलना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर तो सत्र न्यायालय के जज के खिलाफ भी चलना चाहिए। अब सीजेआई सूर्यकांत इस सब का संज्ञान ले रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।